डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर के दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट जीबी कॉलेज हरदी बाजार डिस्ट्रिक्ट कोरबा से हूँ। आप लोगों को एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर सेकंड का पेपर सेकंड में क्वांटम मैकेनिक्स है, उसके पेपर सेकंड का जो आपका फोर्थ यूनिट है, 3 डायमेंशन स्क्वायर वेल पोटेंशियल एंड देयर एनर्जी लेवल, इसके बारे में आपको एक लेक्चर डिलीवर करना चाह रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि जनरली 3 डायमेंशन मोशन मीन्स क्या होता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होता है एक्स वाई जेड, उसको हम आर थीटा फाई के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। अब चूंकि एक्स वाई जेड आर थीटा फाई के रूप में जब 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कास फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई और z इज इक्वल टू क्या होता है, आर कास थीटा होता है। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि एक्स वाई जेड से जो ये आपका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने उसको अपने को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, डेल स्क्वायर साई वन है, डेल स्क्वायर साई वन अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई टू अपन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपन डेल जेड स्क्वायर। तो ये जो आपका 3 डायमेंशन मोशन होता है, 1 डायमेंशन में सिर्फ एक्स के में मोशन करता है पार्टिकल, 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन में मोशन करता है। तो इसलिए अपन ये मान के चलते हैं कि 3 डायमेंशन मोशन के लिए हमने ये किसी भी कण की जो गति है उसको 3 डायमेंशन मोशन में आर थीटा फाई के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो चित्र बताया गया है यहाँ पर, इस चित्र से आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि हमने क्या किया, वाई एक्सिस में पोटेंशियल फंक्शन को लेकर चल, चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल एंड देयर एनर्जी लेवल ज्ञात करना है। तो 3 डायमेंशन में स्क्वायर वेल पोटेंशियल में जो पोटेंशियल फंक्शन होता है वो पोटेंशियल फंक्शन वास्तव में क्या होता है, आर का फंक्शन होता है। ओनली आर के फंक्शन होने के कारण हम वहां पर क्या करेंगे कि जो 3 डायमेंशन स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल का जो इक्वेशन होता है उसमें मुख्य रूप से आर के पार्ट को लेके चलना है। तो इस चित्र से आप समझ रहे हैं कि इसमें जब एक जो पोटेंशियल स्टेप होता था उसी का जस्ट इनवर्ट फॉर्म है। इसमें वाई एक्सिस को हमने वी आर से रिप्रेजेंट किया और एक वेल के रूप में, एक कुआं के रूप में यहाँ पर बना हुआ है, तो एक्स अक्ष में हमने क्या किया, आर को ले लिया। तो फिगर 1 शोस अ फाइनाइट डेप्थ जिसकी गहराई कितनी है, v0 हमने माना है, और वो v0 कितनी है, माइनस v0 है, और स्क्वायर वेल पोटेंशियल का तो इट कैन बी डिफाइंड एज, अब इसमें देखिए 2 क्षेत्र बनता है। फर्स्ट फील्ड जो होगा वो आपका ये जो आपका स्क्वायर वेल है इनसाइड होगा और सेकंड फील्ड जो होगा वो आउटसाइड होगा। इनसाइड चूंकि माइनस पार्ट में आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट फील्ड में कि जो वो आपका वेल है उसकी टोटल विड्थ कितनी है, a है। ठीक है, अगर a का मान r से ग्रेटर देन r इक्वल्स टू है, a का मान क्या है, r से ग्रेटर देन r इक्वल्स टू, या कंक्लूडली वी कैन से r इज लेस देन r इक्वल्स टू a, कब, जब भी r का मान माइनस v0। ठीक है, और दूसरे फील्ड में क्या होगा, r का मान ग्रेटर देन a मीन्स a इज लेस देन r, तो उस केस में भी r का मान क्या हो जाएगा, 0। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव कंडीशन दैट द स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड इन अट्रैक्टिव नेचर। तो वास्तव में क्या होता है कि ये जो स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड है वो वास्तव में अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल, हम एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं जिसका मास क्या है, m है, उसकी एनर्जी E है और वो स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल फील्ड में मोशन कर रहा है। अब यदि वेव फंक्शन, आप पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो दोनों फील्ड, फर्स्ट और सेकंड फील्ड का के रूप में लिखना चाहें तो मान लीजिए फर्स्ट फील्ड में पार्टिकल का वेव फंक्शन को हमने साई 1 से रिप्रेजेंट किया, सेकंड फील्ड में पार्टिकल के वेव फंक्शन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, साई 2 से रिप्रेजेंट किया। बट पोटेंशियल v डिपेंड ऑन ओनली डिस्टेंस r फ्रॉम ओरिजिन, चूंकि आप पोटेंशियल जो फंक्शन है v वो ओरिजिन से सिर्फ r पर निर्भर कर रहा है, देयरफॉर बोथ वेव फंक्शन इज टोटली कन्वर्ट इन द r थीटा फाई। ठीक है, देयरफॉर इट इज इन इजी टू रिप्रेजेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ r थीटा फाई। चूंकि आप जानते हो कि श्रोडिंगर इक्वेशन को हम 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई साई, या डेल स्क्वायर साई प्लस ट्वाइस एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। अब हम इसी में क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो आपका डेल स्क्वायर साई है उसको हम डेल स्क्वायर साई अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपन डेल जेड स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं।
अब ऑलरेडी ये क्या हो रहा है कि ये जो एक्स वाई जेड है इन टर्म्स ऑफ आर थीटा फाई है, तो हम इस इक्वेशन को इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं आर थीटा फाई के रूप में, क्या कि 1/r² डेल बाई डेल आर इन ब्रैकेट r² डेल बाई डेल आर प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर इंटू साई प्लस ट्वाइस m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, जहां पर साई क्या चीज है, ये वास्तव में आर थीटा फाई का फंक्शन है। ओके, अब देखिए इसी को अपने को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, व्हेन अ फील्ड फर्स्ट, जब फील्ड फर्स्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आर इज लेस देन ए, मीन्स वी आर जो है उसका मान क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है, माइनस वी जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी टू बी रिप्लेस्ड बाय माइनस वी जीरो, देन सिंपली वी गेट क्या कि 1/r² डेल बाई डेल r² डेल बाई डेल आर प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर साई वन मीन्स फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फील्ड, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है आर थीटा फाई प्लस ट्वाइस m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e प्लस वी जीरो, माइनस वी जीरो था उसमें वी आर का मान क्या लिखा, माइनस वी था, और उसको हमने वी आर बराबर माइनस वी जीरो लिखा, तो क्या मिल गया प्लस ट्वाइस m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e प्लस वी जीरो साई। अब हम मान लेते हैं कि k1 स्क्वायर बराबर क्या है, ट्वाइस m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e प्लस वी जीरो, तो ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने कंक्लूडली वी कैन से कि k1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m e प्लस वी जीरो अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे फील्ड के लिए, दूसरे फील्ड में क्या है, r का मान उस स्फेरिकल पोटेंशियल वेल के लिए r इज ग्रेटर देन a। ठीक है, अब जब r का मान ग्रेटर देन a होगा तो ऐसे केस में आप देख रहे हो कि पोटेंशियल वेल की जो एनर्जी है वी आर का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ऐसे केस पर हम क्या करेंगे, उसी जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल सिमेट्रिक कोऑर्डिनेट टू बी अगेन रिप्रेजेंट बाय इन टर्म इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, मैंने हमने क्या किया कि 2 नंबर में जो v0 का मान आया था, v0 इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब उसके बाद जो टर्म आया है कि अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, इसको हम क्या मान लेते हैं, सपोज k2 स्क्वायर है, क्या मान लिए, k2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या मिल गया, k2 स्क्वायर बराबर माइनस ट्वाइस m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। बट पोटेंशियल फंक्शन v इज स्फेरिकल सिमेट्रिक, चूंकि आप जानते हो कि v क्या चीज है, स्फेरिकल सिमेट्रिक है, तो ऐसे केस पर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सिंपल सॉल्व नहीं होगा, हम इसके लिए क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड का उपयोग करते हैं। वेरिएबल सेपरेशन मेथड एक ऐसा मेथड है हम जिसमें किसी भी वेव फंक्शन के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं आर थीटा फाई है, उन सबको सेपरेट करके अलग अलग करके किसी कांस्टेंट के रूप में इक्विवेलेंट करके हम उसका हल निकालते हैं। तो यहां पर भी आप देखे हो कि ये जो आपका 3 डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन है वो आर थीटा फाई के टर्म्स में आया हुआ था। ऐसे केस पर हम क्या करेंगे, उसको एक ऐसे इक्वेशन के रूप में लिखना चाहेंगे जिसमें से इस 3 डायमेंशन स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल का सिर्फ रेडियल पार्ट को सेपरेट करेंगे। हमारा चूंकि पोटेंशियल फंक्शन भी इज ओनली डिपेंड ऑन द आर, not theta and the phi, therefore we can represent here the above equation in terms of only r। अब उसी r को लेकर के हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि सपोज v is spherical symmetric, hence it can be solved through variable separation method। तो let us suppose that psi r theta phi, you know very well कि वो क्या है, in terms of u r upon r और y theta phi, where u r क्या चीज है, it is ओनली आर का फंक्शन है और y जो है आपका क्या है, थीटा और फाई का फंक्शन है। ऐसे केस पर हम क्या करते हैं कि r और थीटा y साई के मान को हम उसके अंदर भी पुटअप करते हैं। अब चूंकि देखिए हमने साई वेव फंक्शन माना है, अब हमारे पास 2 फील्ड था, साई 1 और साई 2 था, तो हम क्या करेंगे, साई 1 के लिए मान लेते हैं साई 1 r थीटा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 r अपन r, y1 थीटा फाई, और साई 2 r थीटा फाई के लिए क्या ले लेंगे, u2 r अपन r साई 2 थीटा फाई। इसी चीज को हम क्या करेंगे, इसी टर्म्स को हम इक्वेशन नंबर 2 में साई 1 का मान रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में साई 2 का मान रखेंगे। ठीक है, अब इस तरह से आप क्या देखते हो कि ये जो इक्वेशन हमको प्राप्त हुआ है, जब 2 नंबर में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में इसका वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाता है, 1/r², जो देख रहे हो ऑलरेडी सभी में कांस्टेंट है।
इक्वेशन नंबर 2 में आर वाले में भी है, थीटा में भी है, फाई में भी है, तो हम तीनों से 1/r² को सेपरेट आउट कर लेते हैं, बाहर ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, और क्या मिलता है 1/r² del by del r r² del by del r प्लस 1/sin थीटा del by del थीटा sin थीटा del by del थीटा प्लस 1/sin² थीटा del² del phi स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आता है क्या, psi1 इन टर्म्स ऑफ r थीटा फाई। ठीक है, अब ये जो टर्म आया है इसी में हम क्या कर रहे हैं, पुट अप करेंगे। किसको, इसके पहले थोड़ा सा हम एक चीज और कर लेते हैं कि ये जो टर्म आपका k1² मान लिए थे प्लस k1² psi1 था, तो ये 1/r² जो आया था उसको क्या करेंगे, आर का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, r² का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो आपका ब्रैकेट वाला टर्म है जिसमें 1/r² था वो 1 हो जाएगा, और k1² के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, r1²। ठीक है, अब r1² जैसे मल्टीप्लाई हो जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें से r1² k1² r1² जो था psi1 के रूप में है उसको, और रेडियल पार्ट दोनों को एक साथ ले लेते हैं, और एंगुलर पार्ट जो थीटा फाई का टर्म्स है उसको एक साइड ले लेते हैं। इस तरह से हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं del by del r, ये जो इसमें दिख रहा है क्या कि del by del r इन ब्रैकेट r² del by del r प्लस k1² r² इन ब्रैकेट u1r r y थीटा फाई। हमने क्या किया, psi1 को रिप्लेस कर दिया u1r/r इंटू y1 थीटा फाई के रूप में, और राइट हैंड साइड में क्या मिला, थीटा और फाई के टर्म्स में है, उसमें भी psi1 के जगह में क्या लिखा, u1r/r और y थीटा फाई। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ उसको डिवाइड कर देते हैं, किसको, u1r/r। चूंकि आप देख रहे हो कि ये जो आपका साई के जगह में u1r और y आया है, तो जहां जहां पर del by del r आया था उसमें हमने सबसे पहले क्या कर दिया, u1r/r को हम क्या लिख सकते हैं, r इनवर्स u1r, उसको अंदर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, del by del r इन ब्रैकेट u/r1 को हमने r1/u को भाग दिया, तो कन्वर्ट होकर क्या हो गया, r/u1 हो गया, और del by del r r² del by del r r इनवर्स u1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस k1² r², और इसमें u1r/r y थीटा फाई, और उसी में डिवाइड भी करेंगे तो उसका मान क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो उसका मान भी 1 हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज द ओनली फंक्शन ऑफ r। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या है, थीटा फाई का फंक्शन है, तो ऐसे केस पर दोनों बराबर तभी होगा जब हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड को किसी एक कांस्टेंट टर्म के फंक्शन के रूप में ले लेते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे कि लेट द कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल टू बीटा, द राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल टू बीटा, जहां पर बीटा क्या चीज है, एजीमुथल क्वांटम नंबर कहलाता है। अब इसी एजीमुथल क्वांटम नंबर टू बी रिप्रेजेंट बाय बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, l+1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड को बीटा मान लिए, राइट को बीटा मान लिए। चूंकि राइट का हमारा यहाँ पर इस 3 डायमेंशन स्क्वायर वेल पोटेंशियल में जरूरत नहीं है, सिर्फ रेडियल पार्ट को लेना है, तो हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को फोकस करते हैं। तो ये जो आपका इक्वेशन नंबर 4 का जो टर्म आया था लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या था, r/u1 इन ब्रैकेट del by del r r² del by del r r इनवर्स u1, और उसके बाद में प्लस k1² r² इज इक्वल टू बीटा। अब बीटा जो इज इक्वल टू बीटा है उसको भी लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो एक इक्वेशन के रूप में क्या मिल जाएगा, r del by del r r² और इन ब्रैकेट r² del by del r r इनवर्स u1 प्लस k1² r² माइनस बीटा के साथ जो 1/u1 था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने क्या किया कि u1 को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, जब लेफ्ट साइड में बीटा को रिप्लेस किए, k1² r² माइनस बीटा हो गया, फिर उसमें बीटा का u1 का मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में पहला जो टर्म था उससे u1 बाहर हो गया, और सिंपल दूसरे साइड में क्या मिल गया, u1 आ गया। अर्थात ये जो आपका हमारा इक्वेशन है r del by del r r² इन ब्रैकेट r इनवर्स del u1/del r माइनस r टू द पावर -2 u1 प्लस k1² r² माइनस बीटा u(r1). ठीक है, अब इसमें हमने वास्तव में क्या किए, कैसा आया कि r इनवर्स u1 को डिफरेंशिएट किए विथ रेस्पेक्ट टू r, चूंकि ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन r इनवर्स, सेकंड का डिफरेंशिएशन del u1/del r, प्लस सेकंड फंक्शन क्या है, u1 है, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो r टू द पावर -1 था, इसलिए प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा r टू द पावर -2 u1।
और ऑलरेडी आर स्क्वायर क्या है, हमने ब्रैकेट से बाहर निकाला था, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर स्क्वायर इंटू आर इनवर्स बिकम ओनली आर, और आर टू द आर स्क्वायर और आर टू द पावर -2 ए बिकम 1। ठीक है, इस तरह से हमको ब्रैकेट के अंदर क्या मिल गया, डेल बाई डेल आर, आर डेल U1 अपन डेल आर माइनस U1। अब उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डेल बाई डेल आर। ठीक है, आर जो सिंपल आर है वो सबसे बाहर है, तो जब डेल बाई डेल आर का पुनः डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यहाँ पर आर डेल U1 अपन डेल आर के लिए होगा। ठीक है, अब ऐसे केस पर फर्स्ट फंक्शन आर, सेकंड का डिफरेंशिएशन माने डेल स्क्वायर U1 अपन डेल आर स्क्वायर, प्लस सेकंड फंक्शन डेल U1 अपन डेल आर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माने डेल आर अपन डेल आर बिकम 1। ठीक है, उसके बाद माइनस U1 बचा, आर स्क्वायर और आर टू द पावर -2 कैंसिल हो गया, तो U1 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या मिलेगा, माइनस डेल U1 अपन डेल आर। अब ये माइनस डेल U1 अपन डेल आर और प्लस डेल U1 अपन डेल आर बोथ आर कैंसल अपोजिट साइन के कारण। अब सिंपल क्या मिलेगा हमको, आर स्क्वायर डेल स्क्वायर U1 अपन डेल आर स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस बीटा U1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि आर स्क्वायर जो आया है उसको आर स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, एक राइट हैंड साइड 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में आर स्क्वायर का फंक्शन है, तो हम डिवाइड करेंगे तो सिंपल क्या मिलेगा, जो फर्स्ट टर्म है उसका आर स्क्वायर डेल स्क्वायर U1 अपन डेल आर स्क्वायर में आर स्क्वायर को भाग देंगे तो आर स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और राइट हैंड साइड मैंने उसी का सेकंड टर्म में क्या मिलेगा, प्लस K1 स्क्वायर आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिंपल मिलेगा K1 स्क्वायर माइनस बीटा टू बी रिप्रेजेंट बाई बीटा क्या चीज है, एजुमुथल क्वांटम नंबर है। एजुमुथल क्वांटम नंबर को हम लिख सकते हैं L+1, जहां L का मान क्या होता है 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो L+1 अपन आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज फॉर सेकंड टर्म ओनली U1R इज इक्वल टू 0। ये क्या है, फर्स्ट फील्ड के लिए है, प्रथम क्षेत्र के लिए है, विभव कूप के लिए है, इक्वेशन हो गया। सिमिलरली सेकंड फील्ड जिसमें आर का मान क्या था, ग्रेटर देन ए था, फर्स्ट फील्ड में क्या था, आर का मान लेस देन ए था, लेस देन ए होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी भी का मान क्या था, -V0 रिप्रेजेंट किए थे। सेकंड फील्ड में क्या है, आर का मान ए से बड़ा है, इसलिए भी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस पर उसमें भी हम इसी तरह से साइड टू आर थीटा फाई के जगह में UR अपन आर और Y टू थीटा फाई के रूप में रखेंगे, और सेम प्रोसेस जैसे फर्स्ट में अडॉप्ट किया है उसके लिए भी वेरिएबल सेपरेशन मेथड को उपयोग करेंगे। उसमें भी रेडियल पार्ट को हमने क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, राइट हैंड साइड में थीटा फाई को लेंगे, और सेम इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आप क्या पाएंगे, जिस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 6 से फर्स्ट इक्वेशन जो हल प्राप्त किए, सेम टू सेम नया श्रोडिंगर इक्वेशन मिलेगा सेकंड फील्ड के लिए, तो वो इक्वेशन नंबर 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या देखते हो, इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 आर वन डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन इन प्रोबेबल फील्ड एंड फॉरबिडन फील्ड। ये जो आपका हमको 6 और 7 मिला है वो एक प्रोबेबल फील्ड के लिए है, और दूसरा ये आपका फॉरबिडन फील्ड के लिए है। किसमें, क्लासिकली चिर सम्मत में हम देखते हैं कि ये जो दोनों इक्वेशन जो प्राप्त हुआ था वो दोनों इक्वेशन वास्तव में क्या चीज है, एक प्रोबेबल फील्ड के लिए है और दूसरा फॉरबिडन फील्ड के लिए है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग कंडीशन हम क्या करते हैं, यहां पर सीमा शर्त लेते हैं, और सीमा शर्त के आधार पर जब r का मान a हो, दैट इज डिसकंटिन्यूटी लिमिट, जब r इज इक्वल टू a मीन्स डिसकंटिन्यूटी लिमिट है, तो वहां पर रेडियल फंक्शन u एंड इट्स डेरिवेटिव्स du अपॉन dr, रेडियल फंक्शन u, why, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी u इज ऑफ r, और उसके डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव du अपॉन dr मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो आप जानते हो कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो ये कोई जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल हो, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम मान के चलते हैं, लिमिटिंग कैसे लेते हैं कि एट r इज इक्वल टू a मीन्स डिसकंटिन्यूटी लिमिट पर u1 बराबर क्या हो जाएगा, u2, और उसके डेरिवेटिव्स डेल u1 अपॉन डेल r इज इक्वल टू डेल u2 अपॉन डेल r। अब इस सभी मानों को हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 6 में और 7 में रखते हैं, तो इस तरह से हमको ये आपका डिसकंटिन्यूटी लिमिट पर इसका मान निकल सकता है। अब हमारा दूसरा इस टॉपिक आता है कि आइगन फंक्शन ग्राउंड स्टेट पर उसका मान कैसे निकालेंगे आइगन फंक्शन के लिए। तो जब हम क्या करेंगे कि एजुमुथल क्वांटम नंबर बीटा बराबर L+1 जो माने हैं, हम मान लेते हैं कि ग्राउंड स्टेट पर आइगन फंक्शन के लिए जब L का मान क्या है, 0 है,
क्या L इज इक्वल टू 0, देन सिंपल इक्वेशन नंबर 6 से आप जानते हो और इक्वेशन नंबर 7 से आप जब L का मान 0 करोगे तो 6 और 7 इस तरह से पहले फील्ड और दूसरे फील्ड के करिस्पॉन्डेंस, ये जो इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा डी स्क्वायर U1 अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर U1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा डी स्क्वायर U2 अपॉन डी आर स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर U2 इज इक्वल टू 0. ओके, हेंस फ्रॉम इक्वेशन इसको अपन मान लेते हैं कि ये जो आपका 8a और 8b है. तो अब फ्रॉम इक्वेशन 8a से हम इसी को, ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिख सकते हैं डी स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर U1 इज इक्वल टू 0. बट U1 इज ऑलरेडी फंक्शन ऑफ आर, देयरफॉर इट इज नॉट इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा, उसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. डेरिवेटिव 0 होगा तो डी स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस KI हो जाएगा. अब प्लस माइनस KI होगा तो हम इसका सोल्यूशन मान सकते हैं क्या है कि U1 बराबर A sin K1R प्लस B cos K1R. इसी तरह से 8b को सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें भी क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर U2 बराबर 0, तो U2 नॉट इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर बराबर K स्क्वायर या डी इज इक्वल टू प्लस माइनस K. तो इसका सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, U2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टर्म होने के कारण C टू द पावर माइनस K2R. ठीक है, इन अ बाउंड स्टेट व्हेन एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज निगेटिव. क्या, जब बाउंड स्टेट में एनर्जी, पार्टिकल की एनर्जी क्या है, निगेटिव है, तो ऐसे केस पर क्या हो जाएगा, E का मान 0 से छोटा हो जाएगा, माने उसकी एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, 0 से कम होगा. देयरफॉर एट R इज इक्वल टू 0 पोटेंशियल फंक्शन U विल बी फाइनाइट. जब R इज इक्वल टू 0 होगा तो वहां पे पोटेंशियल फंक्शन U का मान क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा. ठीक है, U का मान फाइनाइट होगा तो ऐसे केस पर यदि इफ B इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 9a में B का मान 0 कर देते हैं तो वहां पर पोटेंशियल फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा. अब दूसरा निकालेंगे अपन क्या, आइगन वैल्यू इन ग्राउंड स्टेट या ओरिजिन स्टेट. ओरिजिन स्टेट पर हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यू का मान ज्ञात करेंगे. तो इसके लिए टू फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी E, it is necessary that the logarithmic differentiation of U at R is equal to 0 must be continuous. लॉगरिथमिक जो आपका डिफरेंशिएशन होगा U का, वो R इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा. कंटिन्यूअस होने के लिए हम कर सकते हैं कि इन ब्रैकेट 1 अपॉन U1 डी U1 अपॉन डी R एट R इज इक्वल टू A इज जस्ट इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन U2 डी U2 अपॉन डी R इज इक्वल टू A. ठीक है, अब इस तरह से हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, K1 काट K1A इज इक्वल टू माइनस K2, क्योंकि हमने 8A और 8B पुटिंग द वैल्यू से अब निकाल चुके हैं. तो ये समीकरण नंबर 9A और 9B से हमने क्या जो उसका वैल्यू, उसका सॉल्यूशन निकाले थे, उसी के आधार पर हम डिफरेंशिएट करने से ये जो इक्वेशन 1 अपॉन U1 डी U1 अपॉन डी R इज इक्वल टू A और 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन U2 डी U2 अपॉन डी R इज इक्वल टू A में हम उनके सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करके उसके मान को रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, K1 काट K1A इज इक्वल टू माइनस K2 और काट K1A बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस K2 अपॉन K1. ये समीकरण नंबर 10. Putting the value of K1 and K2 from equation 2a and 3a. 2a और 3a में हमने K1 स्क्वायर और K2 स्क्वायर का मान निकाले थे, इसलिए K1 और K2 का मान अंडर रूट में हो जाएगा. उस मान को लाके पुटअप करेंगे तो ये 10 नंबर इक्वेशन कन्वर्ट होकर काट अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम E प्लस V0 अपॉन H क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस K2. तो K2 की जगह में क्या है, अंडर रूट ऑफ माइनस 2me अपॉन H क्रॉस स्क्वायर अपॉन K1 की जगह में क्या है, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम E प्लस V0 अपॉन H क्रॉस स्क्वायर. अब इसी को रीअरेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली वी गेट इक्वेशन नंबर 11, क्योंकि H क्रॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अंडर रूट के अंदर, और साथ ही साथ ट्वाइस एम कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर क्या मिलेगा, माइनस E अपॉन E प्लस V0 इन टर्म्स ऑफ काट अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम E प्लस V0 अपॉन H क्रॉस स्क्वायर. Hence, the above equation can be solved in graphically media. अब इस जो हमारा आया है इसी को हम ग्राफिकल मेथड के आधार पे, ग्राफिकल मेथड से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं. उसके लिए हम मान लेते हैं कि बीटा बराबर क्या है, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम V0 A स्क्वायर अपॉन H क्रॉस स्क्वायर. तो इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, क्या मिलेगा, बीटा स्क्वायर बराबर ट्वाइस एम V0 A स्क्वायर, क्या ट्वाइस एम V0 A स्क्वायर अपॉन H क्रॉस स्क्वायर. ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3b, जो 3b में देखिए K2 स्क्वायर बराबर क्या माने थे, माइनस ट्वाइस एम E अपॉन H क्रॉस स्क्वायर.
ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो के टी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस ट्वाइस एम ई ए स्क्वायर अपन एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है। अब इसी से अपन क्या करते हैं कि बीटा स्क्वायर का मान निकाल लिए, के स्क्वायर का मान निकाल लिए, तो बीटा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने से ये हमको क्या मिल जाएगा, ट्वाइस एम वी जीरो ए स्क्वायर अपन एच क्रॉस स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम ए स्क्वायर ई अपन एच क्रॉस स्क्वायर। अब इसमें से ट्वाइस एम अपन एच क्रॉस स्क्वायर और ए स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, उसको बाहर ले लेते हैं, तो अंदर में क्या मिलेगा, ई प्लस वी जीरो। ठीक है। तो ऐसे केस पर मिला ये जो टर्म आया बीटा स्क्वायर माइनस के टू स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू के वन स्क्वायर ए स्क्वायर। ये कहां से आएगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में आप देखे थे के वन स्क्वायर बराबर ट्वाइस एम ई प्लस वी जीरो अपन एच क्रॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो के वन स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर ट्वाइस एम ए स्क्वायर ई प्लस वी जीरो अपन एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है। तो ऐसे केस पर ये जो आया है ब्रैकेट में हमारा जो वैल्यू मिला है बीटा स्क्वायर माइनस के टू स्क्वायर ए स्क्वायर का, उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, के वन स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें से हम समीकरण नंबर 10 में जो प्राप्त किए थे, के वन ए इज इक्वल टू माइनस के टू। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, के वन ए को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, तो के वन ए काट के वन ए बराबर माइनस के टू ए। अब राइट हैंड साइड में के टू ए जो का मान मिला है, तो के टू ए का मान क्या निकाल सकते हैं, समीकरण नंबर 11 ए से, उसको अंडर रूट में आ जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर ए स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ के टू स्क्वायर ए के टू ए अंडर रूट ऑफ के टू ए माइनस अंडर रूट ऑफ के टू ए हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अंडर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह में क्या लिख देंगे, माइनस के टू ए। ठीक है। या माइनस के टू ए की जगह में अंडर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर के वन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस साइन में आ जाएगा, इसलिए काट के वन बराबर क्या मिलेगा, माइनस अंडर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर ए अपन के वन ए। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है। अब आप देखते हो कि काट के वन ए बराबर हमको मिल गया है माइनस अंडर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर ए स्क्वायर अपन के वन ए। ये साइन माइनस साइन भी आता है, प्लस साइन भी आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ग्राफिकल मेथड से उसको हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है के वन ए और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ बनने जा रहा है, वो दो तरह का ग्राफ मिलता है। हेंस टू सॉल्व द एबव इक्वेशन नंबर काट के वन इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर ए अपन के वन ए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इट इज नेसेसरी टू ड्रा टू कर्व। एक y1 का कर्व मिलेगा इन टर्म्स ऑफ काट के वन, और y2 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर ए स्क्वायर इन वन ग्राफ। एक ही ग्राफ में दोनों y1 y2 का मान मिल रहा है, तो वन ग्राफ। हेंस फ्रॉम फिगर 2 जब बीटा का मान 5.5 लेते हैं, रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर टू कर्व रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ अलाउड एनर्जी। तो ये जो चित्र दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, y का मान ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट में इसको हल कर सकते हैं ग्राफिकल रूप में। अब इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव फिगर 2 दैट फॉर अलाउड एनर्जी लेवल k1a इज ग्रेटर देन π/2। जब k1a का मान π/2 से बड़ा होगा, तो निश्चित रूप से e प्लस वी जीरो का मान क्या हो जाएगा, h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपन 8ma स्क्वायर, या v जीरो इज ग्रेटर देन h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपन 8ma स्क्वायर, बिकॉज e इज नेगेटिव। Only one bound state of system is possible when k1a greater than π/a but less than 3π/a. Therefore, h cross square pi square upon 8ma square is less than v0 is less than 9h cross square pi square upon 8ma square. Hence, it is first approximation that the motion of a particle means proton and neutron of the nucleus is deuteron. ड्यूट्रॉन के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस इज इक्विवेलेंट टू द मोशन इन अ 3 डायमेंशन स्क्वायर वेल। ओके, थैंक यू।